प्रिवेसी भी है, हमारे पास सूचना का अधिकार भी है। तो इसलिए ये भी आपने कई बार फॉर्म में लिखा होगा, देखा होगा, जो आप सरकारी गवर्नमेंट के फॉर्म भी भरते हैं ऑनलाइन, तो आप ये देखते हैं क्या हम इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम हर फॉर्म में तो अपना आधार कार्ड डालते हैं, आधार कार्ड में हमारी सारी बायोमेट्रिक डिटेल है, और मान लीजिए कभी डेटा लीक हो गया तो हमारी बायोमेट्रिक डिटेल तो दुनिया भर में पहुंच जाएगी, और हैकर सर के पास जैसे पहुंच डिजी जाएगी। लॉकर है ना, वैसे ही ये भी यही है, डिजी हाँ, लॉकर में क्या इसीलिए हमें डॉक्यूमेंट्स। इसीलिए हाँ उसमें पारदर्शिता होती है। बाकी जो हाँ है हाँ। इसको डिटेल में स्टडी करके आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू थैंक अब आप इधर आ जाइए जरा, हम लोग बजट की बात कर रहे हैं। इस बार जो हमने बजट की बात करी तो हम दो चीज तो जानते ही हैं, रिसिप्ट्स क्या है हमारी, और हमारा एक्सपेंडिचर क्या है। रिसिप्ट्स भी हमारी रेवेन्यू और कैपिटल, दो तरह की बात हो गई थी, राजस्व और पूंजीगत, और एक्सपेंडिचर भी रेवेन्यू और कैपिटल के ऊपर है। अब जो बजट में हमने ये देख लिया था, ये तो पहले हमने आपको चार्ट बना रखा है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, और ये सारा किस तरह से काम करता है। जो इस बार का बजट है, भारत सरकार का बजट, आप देखिए कैसे खर्च होगा केंद्र सरकार का पैसा। यानी कि भारत सरकार का इस बार का जो बजट है पूरा का पूरा, वो यहां पर सरकार द्वारा, ये भारत सरकार का ही जो है आंकड़ा आ रहा है, पीआईबी द्वारा इंफॉर्मेशन है, वहीं से मैंने पेपर लिया है, मतलब स्लाइड ली है, ये हमें इससे जानकारी मिल रही है। तो 2025-26 के लिए जो आगामी वित्तीय वर्ष है, बजट अनुमान इतने करोड़ रुपए में, तो आप देख रहे हैं कि इतना पैसा हमारा ब्याज में चला जाएगा, इतना पैसा परिवहन क्षेत्र के लिए, रक्षा क्षेत्र के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है, पेंशन दे रही है, ग्रामीण विकास के लिए, गृह जिसमें संघ शासित क्षेत्र, क्योंकि उसकी सुरक्षा और वो सारा काम भारत सरकार का ही है, कर प्रशासन के लिए, कृषि और संबंध क्रियाकलाप, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, शिक्षा पे इतना रुपया खर्च होगा, स्वास्थ्य पे इतना खर्चा होगा, ऐसे करते करते सरकार ने इसको प्रॉपर क्या कर रखा है, बांट रखा है कि अलग अलग मदों में कितना सरकार अनुमानित खर्च करेगी। यद्यपि सरकार की प्राप्तियां कम है, सरकार का खर्च ज्यादा है, सरकार को उसको बैलेंस करना है, तो सरकार वो किस तरह से करेगी, तो सरकार कहीं से बोरोइंग करेगी। जब आपके पास खर्चा ज्यादा होगा, आप इतना अनुमान बता रहे हैं कि इतना हम खर्च करेंगे, तो आपको कहीं से कहीं पैसा प्राप्त करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप किस प्रकार से काम करेंगे, वो सारी चीजें इसमें देखी जाएंगी। तो ये एक सरकार का डेटा आपने देखा होगा, सरकार ने ये इंफॉर्मेशन दी है, बजट प्रस्तुत किया गया है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की साइट में भी आप जाए तो आपको वहां पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो 50,65,345 करोड़ रुपए का सरकार अनुमानित खर्चा बता रही है, समझ रहे हैं। तो आप देखिए ये काफी बड़ी अमाउंट है, और ये तो बहुत, लेकिन कई कई देशों का बजट सोचिए अब कितना बड़ा है, चीन का बजट कितना बड़ा होगा, अमेरिका का तो रक्षा बजट इतना है, केवल रक्षा में इतना खर्चा करता है अमेरिका, जितना कई देश का पूरा बजट नहीं होता। कई देशों का टोटल बजट उतना नहीं होता जितना अमेरिका का क्या होता है, रक्षा बजट होता है। तो वो बजट के संबंध में आपको समझना है कि वास्तव में बजट किस प्रकार से आता है, क्या क्या प्राप्तियां हैं और किस प्रकार से। तो यहां पे एक आप ब्लूप्रिंट देख रहे हैं, प्रमुख आंकड़े, मैंने आपको बोला 3 वर्षों का भी आपने लिखा, एक वित्त वर्ष जो हमारा पूरा हो चुका है, एक वित्त यानी 23-24 पूरा हो गया है, उसके आंकड़े सरकार ने जारी कर दिए। देखो वास्तविक आंकड़े आ गए, कहा ना मैंने आपको 3 तरह के आंकड़े आते हैं, अभी अभी लास्ट पॉइंट आपने 3 1 2 3 करके लिखा, वास्तविक आंकड़े आपके सामने हैं। अब ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या जैसे भी आपको पीडीएफ भेजी जाएगी। 24-25 ये रनिंग एयर है, चल रहा है एयर, और 24-25 के संशोधित अनुमान, यानी सरकार ये तो अनुमान लगा के चली थी, फिर संशोधित यानी जो हमने पहले अनुमान लगाया उसमें कुछ बदलाव हुआ, और फिर 25-26 के लिए अनुमान। तो 25-26 के लिए सरकार क्या बोल रही है कि हमें जो राजस्व प्राप्तियां होंगी वो कितनी होंगी। देखिए 2 प्रकार की प्राप्तियां थी, जरा इधर ध्यान दीजिएगा, इसको आपको समझना है। 2 प्रकार की प्राप्तियां थी, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। अब अपना पेज खोलिएगा जरा, राजस्व प्राप्तियों वाला, राजस्व प्राप्तियों वाला कॉपी में पेज खोलिए फटाफट से, जहां आपको पढ़ाया था, पहुंच जाइए। राजस्व प्राप्तियां कहां है आपका, राजस्व प्राप्तियां देखो, राजस्व प्राप्तियां में कहां से पैसा आएगा, कर राजस्व से आएगा, यानी टैक्स से सरकार को पैसा आएगा, यानी प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, और अप्रत्यक्ष कर से सरकार के पास पैसा आएगा। इसके अलावा गैर कर राजस्व से सरकार के पास पैसा आएगा। तो सरकार क्या अनुमान लगा रही है कि सरकार को राजस्व प्राप्तियों से 34,20,409 करोड़ रुपया प्राप्त होगा, ऐसा सरकार का अनुमान है। कैसा अनुमान है सरकार का,
34,20,409 करोड़ रुपया, ये सारा पैसा सरकार के पास जाएगा बाय टैक्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, यानी कि इनकम टैक्स, आयकर जिसको आप समझते हैं, निगम कर, ठीक है ना। इसके अलावा सरकार जो वस्तु एवं सेवा कर लेगी, सारा कर मिला के, सारा प्रकार का कर मिला के, और बाकी अन्य जो राजस्व प्राप्तियां हैं सरकार को इतना प्राप्त होगा। लेकिन जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं, अब क्योंकि पहले राजस्व प्राप्तियों के बाद आप देखिएगा सरकार का कुल व्यय, कुल व्यय अभी हम कितना बता रहे हैं इस साल का, ये सरकार का कुल व्यय लगभग इस बार 50,65,365 करोड़ रुपया खर्च होना है। राजस्व प्राप्तियां इतनी हैं, तो बाकी प्राप्तियां क्या होंगी, पूंजीगत प्राप्तियां। लेकिन राजस्व प्राप्तियों में एक्चुअल प्राप्ति होती है सरकार को, जो वास्तव में पैसा आएगा। पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है, अब पूंजीगत प्राप्ति वाला पेज खोलिए, पूंजीगत प्राप्ति वाला पेज खोलिए, पहुंच गए पूंजीगत प्राप्ति। अब पूंजीगत प्राप्तियों का मतलब क्या है, सरकार जो अपने खर्चों को पूरा करने के लिए, देखिए सरकार के पास इतना पैसा तो आएगा आएगा, सरकार खर्चा इतना बता रही है, सरकार के पास मोटा मोटा कर लो इसे 34 लाख करोड़ रुपया सरकार के पास आ रहा है, सरकार बोल रही है कि 50 लाख करोड़ रुपया हम खर्च करेंगे, तो 34 एक तरफ हो गया और 50 एक तरफ हो गया। अब बाकी का खर्चा सरकार कैसे निकालेगी, सरकार लेगी क्या, टैक्स, टैक्स इधर आ गया, सरकार लेगी लोन, और जो लोन लेगी वो पूंजीगत प्राप्तियों में आता है। देखो पूंजीगत प्राप्तियों में आपने लिखा होगा सरकार जो कर लेती है, देश के अंदर भी कर लेगी सरकार और देश से बाहर भी कर ले सकती है सरकार, तो ऋणों की प्राप्ति, यानी कि सरकार को अपना खर्चा पूरा करने के लिए, सरकार को अपना खर्चा पूरा करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को प्राप्त एक्चुअल इतना पैसा हो रहा है, और बाकी सरकार को इधर उधर से आएगी, और जब नहीं निकल पाएगी तो पूंजीगत प्राप्तियों के तहत ही उसका क्या आ जाता है, जो वो दूसरे देशों से पैसा उठाएगी। तो वहां आपने वहां पे लिखा होगा देखना पूंजीगत प्राप्तियों में। तो अब सरकार क्या करती है, सरकार ने ये एस्टिमेट दे दिया कि इतना इतना रुपया मेरी आय होगी, तो सरकार आय इतना प्राप्त करेगी, इतना प्राप्त करेगी, मिला जुला के इतना सरकार को कुल प्राप्तियां हो जाएंगी। कुल प्राप्तियों को सरकार मैच करती है कुल व्यय से। अकाउंट्स का सिंपल प्रिंसिपल है, अकाउंट्स का जितना आपके पास पैसा आया है उतना पैसा आपको क्या करना है, खर्च करना है। तो पहले सरकार ने प्राप्तियां बता दी कि राजस्व की इतनी प्राप्ति होगी हमें, पूंजीगत प्राप्तियां इतनी होंगी, पूंजीगत प्राप्तियों में सरकार को जो प्राप्तियां हो रही है मद में वो होगी, प्लस सरकार उसके लिए पैसा उठाएगी, बाहर से उठा सकती है, देश के अंदर से उठा सकती है। अब उस सरकार ने पैसा उठा दिया, पैसा आ गया आपकी जेब में, सरकार की जेब में, अब सरकार उस पैसे को खर्च करेगी। अब सरकार उस पैसे को कैसे कैसे किस किस मद में खर्च करेगी, उसके संदर्भ में भी सरकार क्या करती है, हमें आंकड़े जारी करती है। तो अब वो सरकार खर्च करेगी, वो किस किस मद में करेगी, तो पीछे आपने देखा कि प्रभावी पूंजीगत व्यय सरकार कितना करेगी, तो इतना सरकार लगभग पूंजीगत व्यय करेगी, और बाकी व्यय सरकार कैसा करेगी, राजस्व। यानी सर हमारे देश में ज्यादा व्यय पूंजीगत हो रहा है कि राजस्व हो रहा है, राजस्व व्यय हो रहा है। और राजस्व व्यय होना अच्छी बात होती है कि पूंजीगत व्यय अच्छी बात होती है, पूंजीगत। लेकिन हमें करना तो दो ही प्रकार का व्यय है। इसके अलावा सरकार को जो घाटा होता है, राजस्व घाटा, आप देखिए घाटा यानी कि आप समझ रहे हैं हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर अगर मिसमैच हो रहा है तो सरकार को पैसा उठाना पड़ता है, तो सरकार का घाटा भी चल रहा है लगातार। और हमने आपको बताया था सरकार को जो अपना राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी के करीबन 3% 3% लाने का प्रयास सरकार हमारी कर रही है। तो ये सारे सरकार के डेटा होता है जिसको समझना होता है, प्रमुख अर्थशास्त्री इस तरह की चीजें लेके आती है। और ये तमाम सेक्टर, यहां से आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सरकार किस किस क्षेत्र में कितना कितना पैसा खर्च कर रही है। तो आप देखिए डिफेंस में, ग्रामीण विकास के लिए गृह विभाग, जो नक्सलवाद और तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था की बात होती है, कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में। देखो हमारे देश में, जरा यहाँ पे आंकड़ों पे ध्यान दो, शिक्षा से कम पैसा खर्च होता है। देखो अगर आपको 4 सेक्टर दे दें, वहां पे आपसे डेटा थोड़ा पूछेगा, क्योंकि डेटा तो हर बार बदलता है, डेटा तो एस्टिमेट है, वो तो आगे चेंज भी हो सकता है, लेकिन हेडिंग वाइज तो आपको पता होना चाहिए। बड़ा पैसा भारत का खर्च होता है रक्षा में, क्योंकि पड़ोस में चालाक देश बैठे हुए हैं, चीन, पाकिस्तान, इनसे हमारी सुरक्षा को खर्चा है, तो हमारा बहुत बड़ा पैसा खर्च हो जाता है रक्षा में। फिर ग्रामीण विकास के लिए सरकार इतना पैसा खर्च करती है। ग्रामीण विकास ना दो टॉपिक में, 4 डाल दो ऑप्शन में, कि अरेंज करो कि सरकार का पैसा इस क्रम में लगाओ कि सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम,
घटते हुए क्रम में सरकार जो पैसा आवंटित कर रही है उसको लगाओ। तो सबसे ज्यादा पैसा इस क्रम में आप देखो कहां लग रहा है, डिफेंस में, यानी कि रक्षा क्षेत्र में। फिर आप देख रहे हो शिक्षा में, अगर ये सारे आप हटा दो तो जो हमारे से सीधा सीधा जुड़े हुए हैं वो डिफेंस है, फिर शिक्षा, फिर स्वास्थ्य में, अर्बन डेवलपमेंट, टेलीकॉम, एनर्जी, नीचे आ जाओ साइंटिफिक डिपार्टमेंट। इसरो को कितना कम पैसा जाता है हमारे यहाँ साइंटिफिक, तब भी इसरो इतना बढ़िया काम कर रहा है। दुनिया की तमाम जो हमारी स्पेस एजेंसीज हैं उनको इसरो टक्कर दे पा रहा है। यद्यपि भारत सरकार का जो बजट है उसमें हम लोग स्पेस साइंस के लिए उतना ज्यादा पैसा आवंटित, क्योंकि हमारे अभी और सारे काम है। अगर ये डिफेंस में हम मजबूत हो जाते या डिफेंस में हमें इतना खर्चा ना होता तो आप सोचिए ये बड़ा अमाउंट हमारा कहीं और खर्च हो सकता था, यानी शिक्षा में हो सकता था, स्वास्थ्य में हो सकता था। लेकिन क्या करे, वो चीन सड़के वड़के बना रहा है। अगर हम नहीं बनाएंगे तो विपक्ष सरकार के पीछे चिपट जाएगा कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आपकी सड़कें क्यों नहीं बन रही है, आपने सीमा पे ऐसी तैनाती क्यों नहीं कर रही है। फिर इतनी बड़ी भारत की सेना है, हमारी तकरीबन 14 लाख लोगों की स्टैंडिंग फोर्स है। उन 14 लाख लोगों का सैलरी, खाना पीना, रहन सहन, फिर सीएसटी फैसिलिटी होती है उनको, फिर भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो गई, कोई शहीद हो गया तो उनके परिवार के लिए सरकार, फिर 10 लाख की हमारी पैरामिलिट्री है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी। तो 14 लाख और 10 लाख 24 लाख लोग, फिर उनका परिवार, उनका तमाम खर्चा, उनको तमाम सुविधाएं। तो बहुत बड़ा पैसा हमारा कहां जाता है, रक्षा क्षेत्र में जाता है। ये तो सैलरी वैल्यू और सुविधाएं हैं। फिर हमें ड्रोन खरीदने हैं, हमें मिसाइलें खरीदनी है, हमारी अलग अलग देशों के साथ बायलैटरल, मल्टीलैटरल एक्सरसाइज होती हैं। तो बहुत पैसा खर्च होता है डिफेंस के क्षेत्र में, भारत का बहुत तगड़ा पैसा जाता है। और इसीलिए क्योंकि हमें देश की सुरक्षा तो सबसे पहली, सरकार की पहली प्रायोरिटी क्या है, जब देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी तभी तो देश अंदर से सुरक्षित रह पाएगा, तो वो खर्चा करना हमारे लिए आवश्यक भी हो जाता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। अब आपको एक ना ग्रुप में आयुष ने भेज दिया था, बजट का हाईलाइट भेजा था, देखा है आपने? उसको हम आपको समझाएंगे। बजट की विशेषता, भारत सरकार का जो बजट है ये किसकी बात कर रहा है? भारत सरकार का बजट ज्ञान की बात कर रहा है। ज्ञान की बात मतलब गरीब की बात कर रहा है, युवाओं की बात कर रहा है, अन्नदाता की बात कर रहा है और नारी की बात कर रहा है। तो हमने इसे क्या बोल दिया, भारत सरकार का बजट किसकी बात कर रहा है, ज्ञान। अब ये मोदी सरकार ऐसी करती है, ऐसे ऐसे शब्द ले आती है। ज्ञान, चार जो घटक हैं, चार जो लोग हैं, चार जो स्तंभ है, उस पे हमारा फोकस है। किस पे फोकस है, ज्ञान पे। ज्ञान ये पढ़ाई वाला ज्ञान नहीं है। जी से गरीब, पुअर, वाई से यूथ, युवा, ए से अन्नदाता, किसान, पीजेंट्स, और एन से नारी, नारी सशक्तिकरण, महिलाएं। तो ज्ञान पे आधारित है हमारा बजट। किस पे आधारित है, ज्ञान पे आधारित है बजट। तो ये आप देख रहे हैं भारत सरकार बजट की मुख्य विशेषता है भारत सरकार की 2025-26 फरवरी 2025 में वित्त मंत्रालय का बजट विभाग इसको आपको जानकारी दे रहा है इस संबंध में। अब ये देखिए सरकार ने क्या बढ़िया इसको प्रेजेंट किया हुआ है। विकास यात्रा हमारी कैसी हो, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों ये बजट आ रहा है, हमारा उद्देश्य क्या है? हम चाहते हैं कैसा भारत, विकसित भारत। कब तक, जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा 2047 में, तो भारत को क्या चाहिए, हम कैसा चाहते हैं उस समय, डेवलप्ड भारत हो। लेकिन विकसित भारत बनेगा कैसे, उसके लिए तो हमें चाहिए लगातार 8% की ग्रोथ रेट। लेकिन हमारी ग्रोथ रेट तो 6.3 से 6.8 के बीच में झूल रही है, और सरकार आगे भी बोल रही है कि इसके बीच में रह सकती है। अब एक तो ट्रंप चाचा आ गए हैं वहां पे, उनका कुछ भरोसा नहीं। अब देखो ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप चाचा ने चाइना पे तो भयंकर टैरिफ वॉर छिड़ गए। चाइना, मैक्सिको, कनाडा, आप देखिए ट्रंप, क्योंकि ट्रंप का उद्देश्य क्या है, अमेरिका को वापस ग्रेट बनाना है। अब ट्रंप की कुछ ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज हो सकती हैं, यद्यपि भारत को अभी उन्होंने इस तरह से डायरेक्ट छेड़ा नहीं है, लेकिन ट्रंप का स्टेटमेंट है मोदी इज अ टैरिफ किंग, मोदी टैरिफ किंग है। तो अब आगे अगले महीने प्रधानमंत्री अमेरिका जाने वाले हैं, उस पर नजर रहेगी। और क्या बात होती है भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ,
आगामी 4 साल तक ट्रंप ने अमेरिका संभालना है और कई चीजें हैं जिसको अब आप देखिए, अमेरिका तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, किस तरह से रिशेप किया जाता है रिलेशंस को, तो उन चीजों का असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा और पूरे दुनिया पे असर पड़ेगा। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, सबसे पहले हमारा गंतव्य, गंतव्य ना हमारा जो हमारा गोल है, जो हमें पहुंचना है, विकसित भारत पहुंचना है। लेकिन विकसित भारत के लिए हमारे मार्गदर्शक कौन है, क्या चीजें हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा दे रही है? समावेशिता, हमें सबको इंक्लूड करना है। समावेश, समावेश का मतलब गरीब, नारी, किसान, उद्योगपति, मजदूर, समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तो होता है समावेशी, यानी सबको साथ लेके चलना। और इसके लिए ईंधन क्या है हमारे पास? सुधार, यानी हमारा ऑब्जेक्टिव है विकसित भारत। हमारे लिए जो मार्गदर्शक प्रेरणाएं क्या है इसमें, कि सबको समावेश करके समावेशी विकास, जो समाज हमारा बने। जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम सरकार ने किया, पहले कई लोगों के बैंक अकाउंट थे, कईयों की थे ही नहीं, तो सबके बैंक अकाउंट खुले, तो सबके पास फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचे, सबके पास। जैसे अभी मैडम बात करी थी, सब बच्चों का रिकॉर्ड वगैरह रखा जा रहा है, यानी समावेशी मतलब सबको बेहतर और एक समान सुविधाएं मिल पाए, सबके लिए एक जैसा सिस्टम हो। तो वन कंट्री वन इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, एक रूपता लाने की हम बात कर रहे हैं। टेक्निकलिटीज हैं, दिक्कतें हैं, पर हम चाहते हैं कि सबको लाभ मिले। और ईंधन क्या, इसके लिए हमारे पे सुधार करने पड़ेंगे। जैसे सुधार हमने 1991 में किए थे, क्या किए थे हमने? एलपीजी सुधार किए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इनकम टैक्स में अब लोअर क्लास जो बिल्कुल पुअर वर्ग है और जो रिच वर्ग है, कॉर्पोरेट में उनको छूट मिल जाती है, लोअर क्लास को तो तमाम तरह की सरकार की फैसिलिटी मिलती है, तमाम सब्सिडीज मिलती है। पर मिडिल क्लास के लिए क्या कर सकती है सरकार? सरकार चाहेगी कि वो खर्च करें। अब सरकार ने जो इनकम टैक्स में रिबेट दिया है, 1 लाख करोड़ रुपए का सरकार को इसमें घाटा होगा। अब वो 1 लाख करोड़ रुपया सरकार कहां से भरेगी? सरकार का वही वाला उद्देश्य है कि इनकम टैक्स का जो स्लैब है, इनकम टैक्स की जो रीच है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग आईटीआर फाइल करें, इनकम टैक्स रिटर्न जो आईटीआर फाइल होता है ना, उसको करें। अब आईटीआर के, अब देखो इसका भी फायदा है कि लोग आईटीआर लोग ज्यादा फाइल करने लग रहे हैं धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको लोन मिलना आसान हो जाता है। तो आपने तो पता होगा ना, आप आईटीआर वगैरह किसने किया है फाइल आप में से? हाँ, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो अब इसमें ले क्या सरकार कर रही है? निर्यात को सरकार बढ़ाएगी, भारत से निर्यात बढ़े। कि देखो चीन आज दुनिया की इतनी बड़ी ताकत कैसे बन गया है। चीन पूरी निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था है, पूरी दुनिया में चीन का सामान मिलता है, चीन पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है। हम लोगों के यहां बेरोजगारी का एक बड़ा आलम इसलिए है कि हम लोग प्राथमिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में भी हमने उस तरह के सुधार करने की कोशिश तो की, पर वो फलीभूत नहीं हुए। और दूसरी तरफ ये जो आपका कौन सा है, सेवा क्षेत्र, यहां पर आप देखिए कुछ ही लोग जिनके पास अच्छी शिक्षा, अच्छा कौशल प्राप्त हो पाया। हमने मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान नहीं दिया। रही बात आपकी प्राथमिक क्षेत्र में, तो प्राथमिक क्षेत्र में भी कई तरह की दिक्कतें रही, और सेवा क्षेत्र में उसका लिमिटेड स्कोप है, लिमिटेड रीच रही है। तो हमें मध्यम जो क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग जो क्षेत्र है, उसको बढ़ाने पे क्या, निवेश बढ़े भारत में। अभी तो सरकार ने 100% एफडीआई कर दिया है इंश्योरेंस सेक्टर में। 74% से कहां ले गई सरकार? 100%। निवेश बढ़े। अब भारत में तमाम तरह के आप इंश्योरेंस सुनते हैं आजकल, तो आप यूट्यूब में देखो, हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, और आप अपना होम का भी इंश्योरेंस हो रहा है, आप कोई अपना बिजनेस वगैरह खोलते हैं उसका फलाना का इंश्योरेंस आप करते हैं, आप गाड़ियों का इंश्योरेंस कर रहे हैं, तमाम तरह का इंश्योरेंस। एमएसएमई सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव किया इसमें सरकार। माइक्रो, स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, इसकी लिमिट भी सरकार ने चेंज कर दी है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बड़े स्तर पर इसमें क्या हो, लोग काम करें, इंडस्ट्री को क्या मिले, बल मिले, ताकि एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल। और कृषि, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि अगर किसी देश के पास है तो वो भारत के पास है। हमसे आधी है चीन के पास, लेकिन चीन का प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत ज्यादा है, हमारा कम है। अगर हम उस प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ा दें तो पूरी दुनिया में हम एग्रीकल्चर के ग्लोबल किंग बन जाएंगे। पर उसके लिए करे क्या, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, खूब काम करना पड़ेगा। तो ये सारे, तो इन्होंने बोला देश सिर्फ भूमि नहीं है बल्कि इसके लोग हैं। तो ये सारी बातें हमें समझना है, कैसे कैसे सरकार काम कर रही है कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए। दलहन, दाल के मामले में भारत देखो, सबसे ज्यादा दाल भारत खा जाता है, प्रोड्यूस भी करता है, पर कमी पड़ जाती है, हमें बाहर से लेना पड़ता है। इसके अलावा गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर हमें ध्यान केंद्रित कर रही है सरकार।
और गरीब युवाओं, अन्नदाता, नारी के लिए सरकार अलग अलग तरह की IIT वगैरह का आप देख रहे हो काम कर रहे हैं। उधर मखाने को लेकर बोर्ड बनेगा, बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा आपका, और इनके लिए सरकार अवसंरचना में क्या क्या बदलाव रहेगी, पूरी रिपोर्ट सरकार रही है, सरकारी है डेटा बिल्कुल, और सरकार के ही साइट से लिया गया है, और किस तरह से सरकार काम कर रही है इसमें। ये सब कर सुधार में सरकार ने क्या किया है, इनकम टैक्स स्लैब में क्या चेंज किया है, मध्यम वर्ग के लिए सरकार क्या लाई है, ये सारा आपका, और ये सारा रुपया, जैसे हम तो अलग अलग पढ़ते हैं ना, रेवेन्यू और कैपिटल, ये बताता है कि सरकार के पास अगर रुपया आ रहा है तो कहां से सरकार के पास रुपया आ रहा है और कहां सरकार का रुपया जा रहा है, तो रुपया आता कहां से है। तो आप देखिए सरकार के पास बड़े स्तर पर रुपया आता है कहां से, सबसे ज्यादा तो देखो सरकार रुपया किस तरह से ले रही है, उधारी और अन्य देनदारियां। सरकार की जो अन्य देनदारियां हैं, सरकार की जो उधारी है, उसके बाद अगर ये हटा दें हम, तो सरकार के पास ये क्वेश्चन बनते हैं, सरकार के पास सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है, आयकर से। कहां से आ रहा है, आयकर से। इसके बाद कहां आता है, निगम कर। और दोनों कैसे टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, यानी कि अगर 100 पैसा आता है तो उसमें से आप समझिए उसका 22 भाग आयकर से आ रहा है, 17 भाग निगम कर से आ रहा है, उससे ऊपर आपका कौन सा हो गया, GST। तो ये सब क्या हो गए, टैक्स हो गए। तो सरकार के पास इतना पैसा इन इन मदों से आ रहा है, और फिर बाकी गैर कर प्राप्तियां, गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां, सीमा शुल्क, उधारी, देनदारी, यहां से फिर ज्यादा कहां है पैसा, सरकार का 20%, 100 रुपए में से 20 रुपया तो ब्याज भुगतान में ही चला जाता है, ब्याज भुगतान में ही चला जाता है। लेकिन इस बार हमें यह खुशी है कि ब्याज भुगतान से ज्यादा पैसा राज्यों को जो है कर का हिस्सा मिला, उसमें गया, ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ। यानी 20 रुपया तो ब्याज भुगतान में गया, लेकिन 22 रुपया राज्यों को मिला, सेंटर से स्टेट पे, और स्टेट पे पैसा आएगा तो लोगों पे लगेगा। तो यहां पर आप भारी बदलाव देख रहे हो। इसके अलावा सरकार के पेंशन में देखो, पेंशन देने देने में 4% पैसा चला जाता है, तभी तो पेंशन बंद हुई, इतना पैसा सरकार का। अन्य व्यय में 8%, केंद्र प्रायोजित स्कीम 8%, वित्त आयोग और अन्य के लिए 8%, केंद्रीय क्षेत्र स्कीम 16%, इतना इतना पैसा हमारा इधर उधर खर्च होता रहता है। तो अब वो सरकार मैनेज करती है, कैसे करती है, क्या करती है, उसके लिए हमें बजट को डिटेल समझना पड़ता है। तो अभी के लिए इतना ही, आपकी अगली क्लास का समय हो रहा है, तो आपको आगे इसमें हम कल चर्चा और करेंगे। चलिए धन्यवाद आज के लिए, जय हिंद।